नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वो है वैश्विक चिंताओं से निपटने की चुनौती। जी हाँ, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी यह समीक्षा केवल छात्रों के लिए है जिसका उद्देश्य ज्ञान देना है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.5% रह जाएगी। वहीं भारत 6.6% विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वस्तुतः वैश्विक आर्थिक झटकों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल विकास, जीएसटी, आयकर सुधार, परमाणु ऊर्जा, व्यापार समझौते, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और मैन्युफैक्चरिंग विकास से बेहतर स्थिति में है। सरकार तेजी से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्रों के साथ संरचनात्मक सुधारों की गति देते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। इसकी बदौलत वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7% की दर से वृद्धि की है। यह वित्त वर्ष 2024-25 में 7.1% की विकास दर के मुकाबले बेहतर है। स्पष्ट है कि देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और सब्सिडी की भारी बोझ के बावजूद आर्थिक रफ्तार नहीं थमी है, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2026-27 में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के सामने भी आर्थिक चुनौतियां और बढ़ेंगी और अतः भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नए उपाय सुनिश्चित करने होंगे। इसके लिए सरकार को ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। जी हाँ, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन की पद्धति जो है आसान बनाने यानी जीवन को आसान बनाना और कारोबारी सुगमता, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया है। इस दौरान लोगों के जीवन स्तर में सुधार, आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वाले व्यवधानों से निपटना, आर्थिक सुधारों की गति देना तथा उद्योग और व्यापार की सुगमता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। इन प्रयासों का उद्देश्य देश के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच उपलब्ध संभावनाओं के बेहतर उपयोग करते हुए विकास दर को बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। साथ ही रणनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ते हुए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आगामी 10 महीनों में 9 मुक्त व्यापार समझौते FTA लागू करेगा। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता भी अगले माह के मध्य तक संभावित है। इससे देश निर्यात, विनिर्माण और निवेश के वैश्विक केंद्र बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जब इस समय वैश्विक निर्यात की ग्राफ तेजी से घट रहा है, वहीं अप्रैल और मई 2026 में भारत का निर्यात पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले करीब 15% बढ़ गया है। बीते वर्ष मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ऑस्ट्रेलिया और 4 यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे और लिंगस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ हुए FTA का लाभ मिलते दिख रहा है। हाल में भारत और ओमान के बीच भी बृहद आर्थिक
एवं साझेदारी समझौते लागू हो गए हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो इस प्रकार से व्यापार का संगठन हो कि जैसे अमेज़न में है, हमने सामान मंगाया और हमारे घर में डिलीवर हो गया, ऐसे ही इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वालों के साथ इस प्रकार का समझौता हो जाए कि वो कोई सामान मंगाए और हम यहाँ से सीधा ट्रांसफ़र कर सकें। इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो ताकि हमारे को भी लेने देने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवधान ना हो। इस प्रकार से अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बनता भी है। जिस प्रकार से चाइना ने कभी alibaba.com और बहुत सारी उनकी साइटें हैं जो कि इंडिया में भी लॉन्च हैं। अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर से जाकर के उन साइटों से कोई सामान खरीदता है तो वो सीधा जाकर के चाइना से कांटेक्ट होता है और चाइना उसे पैक करके वहाँ की एजेंसियाँ वो सीधा डायरेक्ट हमारे घर तक पहुँचा देती हैं। कहने का मतलब ये है कि सीधा डायरेक्ट लिंक की व्यवस्था अगर करी जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो आम पब्लिक तक पहुंचेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार करने के लिए जो भी पॉलिसी बने वो आम पब्लिक तक पहुंच जाए। एक विशेष वर्ग तक या विशेष व्यापारी वर्ग तक अगर वो पहुंच जाती है तो वो उन्हीं के लिए बन जाती है, बाकी सभी के लिए, बाकी सब उसका कोई भी बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। इससे आगामी 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कौन सा ओमान और भारत द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 20 अरब डॉलर के पार पहुंचने का अनुमान है। इसके जरिए ओमान में भारत के कृषि, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, फुटवियर और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को निर्यात विस्तार का अवसर मिलेगा। यह समझौता दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक रणनीतिक आर्थिक गलियारा स्थापित करेगा। इससे कारोबार बढ़ने के साथ रोजगार मौके भी बढ़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत FTA की डगर पर तेज़ी से बढ़ रहा है। विगत दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी एक ऐतिहासिक FTA पर हस्ताक्षर हुआ और वह जल्द ही लागू होगा। भारत यूरोपीय संघ के बीच हुए FTA और ब्रिटेन के साथ हुए FTA का भी क्रियान्वयन इसी वर्ष संभावित है। इसके साथ भारत कनाडा, इजराइल, रूस, पेरू, चिली, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने पर बात कर रहा है। अब सरकार को अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों जैसे कमज़ोर मानसून, सूखे की आशंका, महंगाई, मांग में कमी और वित्तीय दबाव से निपटने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में विनिवेश से प्राप्त किए जाने वाले 80,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FTA के प्रवाह को बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों पर तेज़ी से कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही व्यापार से जुड़े विभिन्न व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए व्यापारिक समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र विनिर्माण और बुनियादी ढांचे को मजबूत नींव के आधार पर चालू वित्त वर्ष में लगभग 7% के विकास दर प्राप्त करने तथा अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम जो भी हमारी जो व्यापार में, अर्थव्यवस्था में जो कमज़ोरी है उसको ठीक कर सकें। इस वक्त हमारी स्थिर सरकार और मजबूत सरकार है और ऐसी स्थिति में हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2045 तक 2045 के से 47 तक में भारत को विकसित बनाने की जो योजना है वो उस पर क्रियान्वयन करने की पूरी पहल कर दी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो भी अपने आप को मेंटेन करें, अपने आप को ठीक रखें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, क्योंकि जब वो वर्ग बूढ़ा हो जाएगा
तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ज़्यादा अच्छा है कि अपनी योग्यता को बनाए रखें और अपनी कमजोरियों को दूर करें। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।